गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी ज़िंदगी, आपकी पढ़ाई सब बहुत अच्छी चल रही होगी। दिव्या जीएस एकेडमी पर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के। आपको यहाँ पे हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर, हर सब्जेक्ट के लेक्चर जो आपके कंपटीशन में उपयोगी हैं एक जगह मिल जाएंगे, और बिल्कुल आसान भाषा में, और अपने से तैयार किए हुए कंटेंट के साथ, जो सामान्य बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए, जिसे दूर बैठा गांव का बच्चा भी आसानी से समझ सके और शहर में बैठकर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी उसको देखकर उससे नोट्स बनाकर लाभान्वित हो सके। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पे हम धीरे धीरे करके लेक्चर देते जाएंगे, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करते जाएंगे। तो मैं अमित प्रियदर्शी यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर। अंडरस्टैंड? हमारे पढ़ाने के तरीके बिल्कुल अलग होंगे और बिल्कुल आसान होंगे, जो सिलेबस को बिल्कुल कंपाइल करके पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आधुनिक भारत। क्या है? आधुनिक भारत, यानी मॉडर्न इंडिया। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब इतिहासकार हमारे पाठ्यक्रम को बना रहे हैं, इतिहास पढ़ने की विधियों को जब लिख रहे हैं, तो वो किस तरह से इतिहास के काल को विभाजित करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इतिहासकार सुविधा के लिए, पठन पाठन की सुविधा के लिए तथा इतिहास के जानने वालों की सुविधा के लिए इतिहास को 3 प्रमुख कालखंडों में बांटा है। क्या क्या है वो? आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन। पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक, लेकिन हम इधर से शुरू कर रहे हैं, आधुनिक से। ठीक? तो इतिहासकारों ने जो काल का विभाजन किया है वो कुछ इस प्रकार से किया है: प्राचीन, मध्यकालीन और क्या? आधुनिक। समझ रहे हैं? ये ज्यादातर यूरोपियन इतिहासकारों ने लिखा है। तो यूरोपियन इतिहासकार, क्योंकि यूरोप का काल विभाजन बहुत ही आसान है, वहां पे घटनाएं बिल्कुल उस तरह से परिघटित हुई है जिससे मध्यकाल को आधुनिक से बिल्कुल बांटा जा सकता है, आधुनिक काल को मध्यकाल को फिर इधर प्राचीन से भी आसानी से बांटा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी दुविधा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल कालखंड जो है, कालक्रम जो है, घटनाएं जो है बिल्कुल इस तरह से विभक्त नहीं हुई है। तो एक काल दूसरे काल पर ओवरलैप करता है। समझ रहे हैं? ये हम धीरे धीरे समझेंगे आगे चल के। और ऐसे हम पूरा कालक्रम तो अच्छी पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे, उसमें पता चलेगा कि पूरा एक लेक्चर, एक घंटे का एक लेक्चर ही पूरा चला गया, क्योंकि अलग अलग विचारक हैं। उन जैसे कम्युनिस्ट विचारक हैं, जैसे कि लिबरल्स हैं, जैसे ये पाश्चात्य विचारक हैं, और फिर ये हमारे तरफ के ओरिएंटल विचारक हैं। तो ये सारे विचारक, ये सारे इतिहासकार अपने अपने तरीके से लिखे हैं, लेकिन मोटा मोटी यही कालखंड है। समझ रहे हैं? अब यूरोपियंस ने इसको बांटा है, तो पहले तो विश्व का भी होगा और भारत का भी होगा। तो एक तुलनात्मक अध्ययन हम देखते हैं। कैसे? ये देखिए, पहले विश्व का देखते हैं कि विश्व को उन्होंने किस तरह से बांटा। विश्व को उन्होंने बांटा कि शुरू से, जहां से इतिहास शुरू होता है, प्राग इतिहास से तब तक 500 ईस्वी तक को उन्होंने क्या कहा? प्राचीन कहा, प्राचीन इतिहास कहा। ठीक?
बहुत आसानी से। 500 से 1500 ईस्वी तक को उन्होंने मध्यकालीन इतिहास कहा, ठीक। और 1500 से अभी तक के घटनाक्रमों को उन्होंने क्या कहा? आधुनिक इतिहास कहा। ये विश्व के इतिहास का कालखंड है, काल विभाजन है। अब हम थोड़ा भारत की तरफ देखते हैं। भारत का क्या है? भारत में घटनाएं मैंने आपको बताई बिल्कुल उस तरह से नहीं घटित हुई कि एकदम आसानी से विभाजित किया जा सके। तो भारत में इन्होंने क्या कैसे किया कि शुरू से लेकर 650, ठीक, 650 ईस्वी, और कुछ ने इसको 710 ईस्वी माना है। ये इन्होंने माना कि ये प्राचीन इतिहास है। 650 उन्होंने माना जिन्होंने कहा कि भाई हर्ष की मृत्यु जब हुई, हर्ष की मृत्यु जब हुई तब क्या हो गया? लगभग मध्यकाल खत्म हो गया, सॉरी प्राचीन काल खत्म हो गया और मध्यकाल शुरू हो गया। समझ रहे हैं? लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, हर्षा की मृत्यु को हम नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे? हम मानेंगे कासिम के, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला मुसलमान इन्वेडर था, पहला मुसलमान अटैकर था। उसके अटैक से, उसके आक्रमण से हम क्या मानेंगे कि ये प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारत है। फिर यहां से लेके कुछ इतिहासकारों ने कहा कि 1707 तक चलता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत। और कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, 1757 तक चलता है। 1707 वे बोल रहे हैं जो कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु जो है, औरंगजेब की मृत्यु जो है, वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। कुछ कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, औरंगजेब की मृत्यु नहीं, क्या? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, यही वो घटना है जहां से भारत आधुनिक भारत में प्रवेश करता है। ठीक, ये डिस्कशन है और इसके बाद से अभी तक क्या है? आधुनिक भारत चल रहा है। ये एक ओवरऑल डिस्कशन है, ये ओवरऑल बातें इतिहासकारों द्वारा कही गई है। समझ रहे हैं आप? तो अब हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आखिर आधुनिक मतलब क्या? ऐसी कौन सी चीजें आई जिससे हम आधुनिक कहे और जिसके कारण ये घटनाक्रम, ये कालखंड, ये काल विभाजन निर्मित हुआ। तो वे घटनाएं, वे चीजों पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उन घटनाओं को थोड़ा सा देखिए। अगर कोई चीज आधुनिक है तो इसका मतलब जरूर उसकी कोई चीजें पुरातन होगी, ठीक। जैसे एक मनुष्य आधुनिक कब कहलाता है? एक मनुष्य, कुछ लोग कहेंगे कि कपड़ों से कहलाता है, सूट बूट पहन लीजिए आधुनिक हो गए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, भाषा से। कपड़े तो जैसे विवेकानंद पहनते थे, बहुत पुराने, मतलब इंडिया के जो संत महात्माओं के कपड़े थे वो पहनते थे, गेरुआ वस्त्र वाले। लेकिन उनकी जो भाषा थी, है कि नहीं, इंग्लिश में बोलते थे। और उन्होंने जब भाषण दिया शिकागो में तो वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण हो गया। तो बिल्कुल ही वो भाषा थी। लेकिन क्या वो सिर्फ भाषा थी? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में सोच वो चीज है, थॉट्स वो चीज है, व्यक्ति का दिमाग में किस तरह से चलता है वो उसको आधुनिक बनाता है। ये तो व्यक्ति की बात हुई, लेकिन विश्व और देश को हम किस तरह से समझेंगे कि वो आधुनिक हो रहा है या आधुनिक होने के तरफ अग्रसर है। देखते हैं, जैसे कि अगर कुछ आधुनिक है तो निश्चित ही कुछ पुरातन भी होगा। समझ रहे हैं? और पुरातन से ही तो आधुनिक बनता है, पुरातन से ही तो आधुनिक बन रहा है। समझ रहे हैं? तो ये विश्व के लिए, ये किसी देश के लिए है। तो जब हम पुरातन व्यवस्था में जाएंगे तो वहां पे हमें मिलेंगे राजवंश। क्या मिलेंगे? राजवंश। समझ रहे हैं? जैसे कि आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो हमें प्राचीन भारत में हमें क्या पढ़ाई जाती है?
डायनेस्टी पढ़ाई जाती है जो मध्यकालीन भारत तक आती है। समझ रहे हैं? भारत पैन इंडिया में, संपूर्ण भारत में पहला राजवंश कौन था जो पूरे भारत पे अपना अधिकार किया, जो पूरे भारत को एक किया? वो थे मौर्य। ठीक। अब देखिए, इस तरफ की व्यवस्था में हम राजे रजवाड़ों को पढ़ते हैं, ये वंश को पढ़ते हैं, ये वंश के बाद ये वंश। अब मौर्य है तो मौर्य के बाद शुंग आए, अब शुंग आए, कण्व आए, ये सब आए। समझ रहे हैं? फिर शुंग, कण्व, इन सब को फिर से हटाकर फिर एक नए राजवंश आए, फिर गुप्ता आए। समझ रहे हैं? फिर गुप्ता को हटाकर कौन आए? गुप्ता को हटाकर वर्धन आए। समझ रहे हैं? जिसका हर्षा था, हर्षवर्धन था। ये प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे राजवंश पढ़ते हैं, राजवंश और राजाओं के बारे में। उसके बाद हर्षवर्धन के बाद फिर राजपूतों का शासन चला। समझ रहे हैं? हर्षवर्धन के बाद राजपूतों का शासन चला। राजपूतों को हम लेटर एंशिएंट इंडिया भी कह सकते हैं या पूर्व मध्यकालीन भी कह सकते हैं, राजपूतों के शासन के समय को, जहां पे हम लोग ये सब हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद फिर जब इनको हटाया गया तो दिल्ली सल्तनत आया। ये मध्यकालीन की शुरुआत हुई, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में कौन कौन आए? गुलाम आए, ठीक, खिलजी आए, उसके बाद तुगलक आए, उसके बाद लोदी आए, तुगलक के बाद सैयद आए, और अंतिम में लोदी आए। तो यहाँ पे तुगलक आए, उसके बाद सैयद आए, उसके बाद लोदी आए। फिर लोदी को कौन हटाया? किन लोगों ने हटाया? मुगलों ने। लोदी को हटाया मुगलों ने। फिर मुगलों में हम पढ़ते हैं कि कैसे बाबर आया, बाबर के बाद फिर हुमायूं आया, हुमायूं के बाद फिर अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, उसके बाद शाहजहां आया, उसके बाद औरंगजेब आया। फिर औरंगजेब के बाद हम पढ़ते हैं लेटर मुगल। समझ रहे हैं? बहुत सारे हैं उसमें, बहादुर शाह हुन, जहांदार शाह, फलाने ढकाने, बहुत सारे आए। तो वहां तक हम राजवंश पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन क्या मुगलों के बाद आप किसी राजवंश को पढ़ते हैं? मुगलों के बाद छोटे छोटे रजवाड़े आए, में कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या ऐसा शुरू हुआ? उसके बाद क्या ऐसा शुरू हुआ जो भारत आधुनिक कहलाया? और सिर्फ भारत ही नहीं, ये विश्व की भी बात है। जब हम विश्व में जाते हैं, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब हम वहां देखेंगे कि जैसे फ्रांस है तो वहां पे लुई थे, जैसे रसिया है वहां पे जार थे, जापान में भी समुराय जो थे वो राजाओं के संरक्षक थे, वहां पे भी राजा थे। तो हर देश में पहले राजा हुआ करते थे। वो कालखंड क्या था? पुरातन था। पुरातन मतलब प्राचीन और मध्यकालीन जिसको कहते हैं। उसके बाद आया आधुनिक। आधुनिक में क्या शुरू हुई? राष्ट्रीयता। समझ रहे हैं? तो जैसे ही आधुनिक आया, हम क्या पढ़ना शुरू कर देते हैं? एक तरफ हम पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं राष्ट्रवादी, मतलब जो भारतीय थे। यहां से पढ़ाई शुरू होती है। ये अंतर है, बात समझ रहे हैं? दूसरा क्या हो सकता है? एक तो ये अंतर हुआ। दूसरा अंतर, पुरातन व्यवस्था जो थी वो सामंती थी, मतलब फ्यूडल। समझ रहे हैं? फ्यूडल व्यवस्था थी, फ्यूडल माइंडसेट के लोग थे, जमींदार थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाली जातियां थी। ऐसे लोग थे जो दूसरे लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। आप कहेंगे सर ऐसे लोग तो आज भी मिल जाते हैं। हाँ मिलते हैं, और वो समानती ही सोच के, समानती ही विचार के प्रवाहक होते हैं, उसी को ढोने वाले होते हैं। तो आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, समानती सोच के लोग। हमारे चैनल पे जाइए और उसके शॉर्ट्स में देखिए, मैंने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो समानती सोच के लोग तो मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, लेकिन व्यवस्था समानती नहीं रह जाएगी। व्यवस्था कैसी बन जाएगी? व्यवस्था बन जाएगी इंडिविजुअलिस्ट,
यानी व्यक्तिवादी। कैसी व्यवस्था बन जाएगी? व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म। ये कहां से आता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास था, जो क्लास पीपल कहलाते थे, हायर क्लास, लोअर क्लास, उससे लोअर क्लास, ये सब खत्म करके व्यक्ति पे आधारित व्यवस्था आ गई। हर व्यक्ति को समान माना गया और इसीलिए क्या बना? इसीलिए बना संविधान। संविधान, किसी भी देश में संविधान बनाना और संविधान के हिसाब से चलना, वो उसका यही कारण है कि व्यक्ति में आधुनिकवाद लाना, जनता में इंडिविजुअलिज्म की परिकल्पना को साकार करना, हर व्यक्ति को समान दिखाना। कैसे? जैसे कि यहां पे आ गया रूल ऑफ लॉ। वहां पे किसका रूल था? यहां पे रूल था राजाओं का और सामंतों का, लेकिन यहां पे आ गया रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन। इसका? विधि का। समझ रहे हैं? और जब शासन विधि का होगा तो विधि के नजर में तो सभी बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष सभी बराबर है। समझ रहे हैं आप? तो ये सारे घटनाक्रम उस समय हुई और इस तरह से आधुनिक हुआ। आधुनिक होने के लिए जो चीजें अग्रसर होती है, जो चीजें वाहक होती है, वो क्या होती है, जरा वो समझते हैं। ये तो आप एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपके दिमाग में नोट डाउन हो रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल है। आगे हम फैक्ट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन एक बार आधुनिक भारत की शुरुआत हम कर रहे हैं तो हम ये तो समझ लें कि आधुनिक विश्व या आधुनिक भारत या आधुनिक कोई भी देश हो, वो कैसे बनता है। बात समझ रहे हैं? तो अब पुरातन से आधुनिक ले जाने के लिए उस देश को क्या चाहिए? उस देश को चाहिए पुनर्जागरण। क्या चाहिए? पुनर्जागरण। यह शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है। अंग्रेजों ने या यूरोपियों ने, कहो यूरोपियों ने, अंग्रेजों ने नहीं, यूरोपियों ने इसको कहा रनेसां। क्या बोला? रनेसां। समझ रहे हैं आप? यूरोपियों ने इसको एक अच्छा टर्म दिया, रनेसां। बहुत प्यारा शब्द है और यही शब्द विश्व को आधुनिक बनाया। समझ रहे हैं आप? तो रनेसां का मतलब क्या हुआ? रनेसां का मतलब हुआ रीबर्थ। रनेसां का मतलब हुआ रीबर्थ, फिर से जन्म लेना। समझ रहे हैं? भारत में ही इसके लिए भी एक शब्द है, लेकिन वो रिलीजन में है। वो शब्द क्या है? भारत के लिए जो शब्द है उस पर गौर फरमाइएगा, उसे कहते हैं द्विज, दोबारा जन्मा हुआ। ये भी बहुत अच्छा शब्द है। ये शब्द वेदों में भी है और इस शब्द का प्रयोग फ्रीक्वेंटली सबने किया है अपने अपने तरीकों से। समझ रहे हैं कि तो ये जो रीबर्थ है किसी भी नेशन का, ये कैसे होता है? रीबर्थ का मतलब है कि हम पुराना चोला खोल के नए जन्म को लेते हैं, यानी जैसे सांप केंचुली उतार देता है। समझ रहे हैं? जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अब वो युवा हो रहा है, तो जब युवा होता है तो उसके अंदर के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसके दिमाग, उसके शरीर, हर उसका अंग प्रत्यंग, रोम रोम एक नई तरह की वाणी बोलता है, एक नई तरह की ऊर्जा में, एक नई तरह के स्थापत्य में, एक नई तरह के जीवन में ढलता है। तो देश के साथ भी ऐसा होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि भारत कोई, क्या कहा था भारत के लिए, कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। यह जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। तो एक कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा देश है, ये जो पूरा राष्ट्र है, ये एक इकाई है, ये अपने आप में एक जिंदा सजीव इकाई है। समझ रहे हैं? तो ऐसा हर देश के लिए है। तो जब यूरोप में रेनेसा आया, रिबर्थ आया, या वो यूरोप में आया, वो भारत में भी आया, वो हर देश, वो जापान में भी आया। जापान ने भी पुरानी व्यवस्थाएं छोड़ी। समझ रहे हैं? तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान क्या है?
समझ रहे हैं आप? जो रीबर्थ हुआ इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले तो तर्क, ये जो रनेसा हुआ यूरोप में, ये शुरू हुआ, ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये इटली में शुरू हुआ। समझ रहे हैं? रेनेसा का मतलब समझ लीजिए कि ये सबसे पहले शुरू हुआ इटली में 11वीं 12वीं शताब्दी में। कब? 11वीं 12वीं शताब्दी में रेनेसा स्टार्ट हुआ और ये पूरे यूरोप में फैल गया। लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी तक ये पूरे यूरोप में फैल गया। अब ये रेनेसा था क्या? ये रेनेसा था सारे क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्र में क्रांति थी। एक तरह से समझ लीजिए पुरातन के खिलाफ विद्रोह था। ये जो रेनेसा था, जो पुरातन से मानवता को आधुनिकता की तरफ ले गया, तो ये पुरातन के खिलाफ विद्रोह था हर फील्ड में। समझ रहे हैं? ये हर फील्ड में था। उसके जैसे कि मैकियावेली था, तो मैकियावेली एक दार्शनिक था जिसने कहा कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल नया थॉट था, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जिसको बाद में सेकुलरिज्म के रूप में डेवलप किया गया। समझ रहे हैं? जैसे लियोनार्डो दा विंसी था, लियोनार्डो दा विंसी ने आर्ट में एक नई चीजें दी। पेट्रार्क था, आर्ट में एक नई चीजें दी जो पुरातन से बिल्कुल नई थी। समझ रहे हैं? वैसे ही कुछ और भी थे, जैसे कि उस समय गैलीलियो और कोपरनिकस, इन दोनों की कहानियां आप लोग जानते ही होंगे, जिसने कहा कि धरती गोल है और वो सूरज का चक्कर लगाती है। इन्होंने बाइबल को सीधा चैलेंज कर दिया कि बाइबल में लिखी हुई बात सही नहीं है कि धरती चपटी है और धरती पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, पूरा ब्रह्मांड इसका चक्कर लगा रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांति थी, ये पुरातन के खिलाफ। पुरातन मतलब क्या? पुरातन मतलब जहां पे धर्म, रिलीजन, जहां पे रिलीजन, धर्म एक अलग वर्ड है, रिलीजन का बिल्कुल ही अगर ट्रांसलेट किया जाए तो धर्म नहीं होगा। समझ रहे हैं? धर्म एक अलग वर्ड है, लेकिन आज फ्रिक्वेंटली यूज होता है तो हम भी यूज करते हैं। तो रिलीजन जो है, रिलीजन का जहां पे वर्चस्व था वो था पुरातन, और रीजन का, थोड़ा सा ये ज्यादा घोंच पहुंच हो गया है तो एक बार डिलीट हटा ही देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो रिलीजन का जहां पे बर्थ हुआ, सॉरी, रिलीजन का जहां पे दबदबा हो, रिलीजियस बुक्स के, प्रीस्ट के, इन सब के, वो है पुरातन व्यवस्था। समझ रहे हैं? जहां पे रिलीजन हो, रिलीजन का वर्चस्व हो, रिलीजन तो रहेगा सब जगह, लेकिन जहां पे रिलीजन का वर्चस्व हो वो है पुरानी व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था। और जहां पे रीजन का वर्चस्व हो, रीजन मतलब तर्क, जहां पे तर्क का, और तर्क का जन्म कब होगा? जब टेम्परामेंट क्या होगा? साइंटिफिक होगा, यानी वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच ही वो, क्योंकि तर्क ही तो विज्ञान को जन्म देता है। जैसे कि किसी बच्चे को आप कहते हैं कि कोई बच्चा आपसे बहुत सारे अटपटे प्रश्न पूछता है, आप उसका उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं, तर्क से जवाब नहीं देते हैं, तो बच्चा खुद खोज में लग जाता है। बच्चा, आप, एक छोटा सा बच्चा था, मेरा भतीजा था, तो उसने मुझसे एक दिन पूछ लिया कि चाचू चाचू ये धरती अगर गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं? जैसे गोल चीज पे कोई चीज रखता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो मैंने उससे कहा कि गुरुत्वाकर्षण खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, अब उसको पूरा समझाइए। फिर मतलब बच्चे का क्या है कि प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न चलते रहेंगे और आप उसको तर्क से जवाब नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं? तो वो अलग मैटर है। यहां पे है कि जो तर्क है वो साइंस को जन्म देता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, फिर वो खुद समझता है, वो खुद चीजों को की खोज में लगता है, किताबें पढ़ता है और सारी चीजें पढ़ता है। आपके हर जवाब का, आपके उसके हर सवाल का जवाब आप दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उस समय सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। बाद में सवाल लिमिटेड होते हैं, सवाल प्रौढ़ होते हैं,
सवाल में भी समझदारी आती है, जैसे बच्चे में आती है। तो वैसे ही जब तर्क का जन्म होता है कि ऐसा क्यों है, किताबों में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो इसके दो पक्ष। एक पक्ष तो है कि हम उसकी खोज करें कि ऐसा क्यों है, और है भी कि नहीं है। तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये तीनों चीज तर्क को जन्म देती है। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, मतलब क्या, क्यों और कैसे, ये तीनों चीज तर्क को जन्म देती है। और यही तीनों चीज जो है वो साइंस की भी खोज करता है, समझ रहे हैं, साइंस का डेवलपमेंट करता है। तो यहां पे सबसे पहली बात है कि रिलीजन यहां पे क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। मैकियावेली की बात समझ रहे हैं। अब ये चीज विश्व में इस तरह से चल रही थी, भारत में ये कब आया? अगर हम भारत की बात करें तो भारत में रनेसां कब आया? भारत में रनेसां या पुनर्जागरण लगभग 19th सेंचुरी में आया, जिसके पितामह किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक, इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और इसके बाद फिर विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, फिर तो पूरा सीरीज है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये सिलेबस में आएगा। तो ये पूरा था एक क्या, आधुनिक भारत का एक बैकग्राउंड। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यूरोपियन के आने से ही भारत में आधुनिकता आई? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ, भारत में तो आधुनिक भारत का निर्माण तो यूरोपियन के आने के बाद ही हुआ, क्योंकि हमने कालक्रम में देखा 1757 या 1707, ज्यादातर लोग 1757 ही मानते हैं, ठीक। इसलिए प्लासी से फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन करके एक बुक भी आती है, कॉन्सेप्ट भी आता है, बात समझ रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या यूरोपियन के आने से ही भारत में आधुनिकता आई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे, वो हम देखेंगे आगे। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक, कि यूरोपियन का आगमन। समझ रहे हैं, कहता है कि भारत में यूरोपियन एशियंट इंडिया से ही आ रहे हैं, आज से नहीं। सिकंदर का आक्रमण वो पहला आक्रमण था जिसने यूरोपियन का दरवाजा खोला भारत में, समझ रहे हैं। अब यहां पर एक बात है कि ये जो है अशोका और ग्रीक्स, यहां पे क्रिक्स नहीं, ग्रीक्स, यहां पे ग्रीक्स, ग्रीक्स के बीच में व्यापार होता था सिल्क रूट के द्वारा। आइए थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। ये है, देखिए, सिल्क रूट, बहुत ही महत्वपूर्ण रूट, समझ रहे हैं। इसमें एक एक हम लिंक भी इधर भी डाल देते हैं, क्योंकि ये गुजरात से भी चलता था। तो सिल्क रूट जो है ये बहुत एंशियंट रूट है, समझ रहे हैं। और ये एक ऐसा पथ है, ये एक ऐसा रूट है, ये एक ऐसा पथ है जिसपे अधिकार करने के लिए तब से लेके आज तक, एंशियंट इंडिया से लेके, एंशियंट वर्ल्ड से लेके आधुनिक वर्ल्ड तक हर किसी ने प्रयास किया है। इसको एक शब्द में हम कर सकते हैं कि सिकंदर से लेकर शी जिनपिंग तक, समझ रहे हैं। थोड़ा इसको हम कहां लेके चलते हैं, करंट अफेयर में लेके चलते हैं। सिकंदर से लेकर शी जिनपिंग तक हर ने इस पे अधिकार करने की कोशिश की है, समझ रहे हैं। BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का क्या है, इसी पथ पे तो कब्जा करने की कोशिश है, इसी पर तो मोनोपोली लाने की कोशिश है। तो ये एक ऐसा रोड है, और इस पे होता क्या था, इस पे होता था व्यापार। कहां से, देख रहे हैं, इस क्षेत्र को देखिए, ये इस्तांबुल है टर्की का, और ये इजिप्ट है यानी मिस्र का। यहां से व्यापार शुरू होता था, और ये लगभग पूरे लैंडमार्क को उस समय का जो आधुनिक वर्ल्ड था, जहां पे भी सभ्य और आधुनिक प्रजातियां रहती थी, आधुनिक मनुष्य रहते थे,
वहां पूरे के पूरे में ये बगदाद देख लीजिए, तेहरान से, समरकंद से होते हुए ये बीजिंग तक, और ये यहाँ संघाई तक जाता था, और इधर ये कोलकाता पोर्ट तक आता था, और इधर ये कहाँ, गुजरात के पोर्ट तक आता था, और यहाँ पे पूरा व्यापार होता था। इस रोड को दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आधुनिक वर्ल्ड में, आधुनिक भारत में, और या कुछ भी आप पढ़िए आधुनिक विश्व का, तो उसमें ये रूट हमेशा हमेशा आएगा। तो हर बार मैप दिखाने की जरूरत ना पड़े, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये जो रूट है ये सिल्क रूट है। समझ रहे हैं? इसको पूरी तरह से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। और इससे व्यापार होता था। इधर क्या था, इधर अरेबिया था, तो इधर अरब व्यापारी थे। इनका यहाँ ऐसे भी व्यापार होता था समुद्री रास्ते से, और इनका यहाँ से भी कारवां जुड़ता था। इसकी चर्चा कुरान से लेके जितनी भी इस क्षेत्र की किताबें हैं सब में की गई है। और आपको पता है कि मोहम्मद साहब भी ट्रेडर्स ही थे, ट्रेडर परिवार के थे। समझ रहे हैं? तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो सिल्क रूट था, इसके बीच में व्यापार एंशिएंट इंडिया से होता था। देखिए, यूरोपियन का आगमन हम सीधा पढ़ा सकते थे, जो कि किताबों में मिलता है। कहाँ से? 90% यूरोपियन का आगमन हमें ये अपने वास्को डिगामा से मिलता है कि 1498 में वास्को डिगामा आए, और वहीं से कहानी शुरू कर देता है। पर हमने ऐसा नहीं किया। अब देखिए, आधुनिक भारत में ही वास्को डिगामा को पढ़ाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो मध्यकालीन भारत की चीज है। बात समझ रहे हैं? वास्को डिगामा 498 में आया, वो हम आगे देखेंगे। पूरा हरी मतलब कंपनियां कैसे आई, यहाँ पे कैसे बसी, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम देखेंगे। कैसे भारत गुलाम हुआ, फिर कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, वो सब चीज हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब यूरोपियन के आगमन की बात है, तो हम एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे यूरोपियन शुरू से ही आते थे। कैसे आते थे कि देखिए, अशोका के समय, और अशोका के समय ही नहीं, अगर आप हड़प्पा पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट व्यापार वहां से ग्रीक से हड़प्पा के बीच का होता रहता था। बात समझ रहे हैं? उस समय ग्रीक और रोमन तो नहीं थे, लेकिन वो जो क्षेत्र था वहां से भारत का व्यापार होता था। तो भारत का जो कॉटन था वहां बहुत फेमस था, और वहां की विलासिता की वस्तुएं भारत आया करती थी। समझ रहे हैं? और यही चीज हमेशा चलता रहा। भारत के मसाले, कॉटन, मलमल इत्यादि उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे, यूरोप के क्षेत्र में और मध्य एशिया के क्षेत्र में। और रोम के लग्जरियस गुड जो है, यानी विलासिता की वस्तुएं जो है, वो भारत में पसंद की जाती थी, जैसे वाइन, कीमती बर्तन, सोना, ये सब चीजें। प्लिनी ने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री में क्या लिखा, वो पहले ये जान लीजिए कि ये लैटिन भाषा में है। हो सकता है आपसे ये फैक्ट्स में क्वेश्चन पूछ दे कि प्लिनी की किताब नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है। और 77 ईस्वी को आई थी, जिसमें उसने यवन प्रिया का वर्णन किया। यवन प्रिया, और यवन प्रिया कुछ और नहीं है बल्कि काली मिर्च या ब्लैक पेपर है। ये एक मसाला ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा फेमस था यूरोप में। अब यूरोप है ठंड प्रदेश, ठंड में हो जाती है खांसी, जैसे अभी ठंड है, तो हम लोग का भी गला थोड़ा खराब है, विक्स की गोली खा के आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे तो हमेशा ही ठंड है और एक्सट्रीम ठंड है। तो काली मिर्च जो है वो गले के लिए बहुत सेहतमंद है और शरीर में गर्मी लाती है, और टेस्ट भी अच्छा है। लाल मिर्च पेट में बहुत खराबी करता है, लाल मिर्च नहीं खाना चाहिए या कम से कम खाना चाहिए। लेकिन काली मिर्च का कोई खराबी नहीं है, और तीखा भी करता है, स्वादिष्ट भी करता है। तो इसका बहुत ज्यादा ही डिमांड था यूरोप में। समझ रहे हैं? और इसको खरीदने के लिए यूरोप का जो है सोना खत्म हो रहा है, ऐसा प्लिनी ने लिखा। और सिर्फ प्लिनी ने नहीं लिखा, ट्रेवेनियर ने लिखा, यूरोप का सारा सोना भारत जा रहा है। कैसे? जब वहां से लोग मसाले लेने यहां आते थे, तो उस समय विनिमय की तो कोई ऐसा मुद्रा था नहीं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो, जैसे आज है डॉलर है, यूरो है, भारत का रुपया भी चलता है। भारत के रुपये से भी आप विदेशों में बहुत सारे जगहों में बहुत फ्रिक्वेंटली सामान खरीद सकते हैं। लेकिन उस समय मुद्रा की ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं यूनिवर्सल। तो वहां से जो यात्री यहाँ आते थे वो क्या देते हमें?
तो वो हमें देते थे सोना। ये तराजू लिया, जो यहाँ का मसाला बेचता था व्यापारी, एक तरफ रखा सोना, दूसरी तरफ रखा काली मिर्च, तौल के दे दिया। समझ रहे हैं? इतनी महंगी महंगी काली मिर्च यहाँ से वो लोग खरीद के ले जाते थे, और फिर भी वहां पर जाकर, एक वास्को डी गामा के एनसीईआरटी में लिखा भी है कि वहां पे जाके वो 60 गुना लाभ कमाया, इतना महंगा ले जाने के बाद भी। तो प्लिनी कह रहा है, ट्रेवेनियर कह रहा है, यहां तक कि एक था पीटर, जो वहां का राजा था रसिया का, उसने तो यहां तक कहा कि जो भारत पे अधिकार करेगा वो विश्व का सबसे मजबूत साम्राज्य तैयार करेगा। और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। समझ रहे हैं? ये उस समय का भारत था। लेकिन आगे का भारत आपने देखा, दादा भाई नौरोजी को याद कीजिए। दादा भाई नौरोजी, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कि जब भारत गुलाम हुआ तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। समझ रहे हैं? दादा भाई ने कहा कि भारत का जो खजाना है वो यूरोप जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, और भारत को बुरी तरह से गरीब बनाया जा रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो थ्योरी थी। क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ। कितना जल्दी समय बदल जाता है। समय देखिए, 77 ईस्वी के आसपास, 77 ईस्वी के आसपास, और ये 1861। देख रहे हैं कितना जल्दी समय बदल जाता है एक पूरे देश के लिए। एक समय था जब भारत सोना आ रहा था पूरे विश्व से, फिर हम गुलाम हुए और हमारे देश का माल वापस जाने लग गया। और हम अभी तक, सही में कहा जाए तो आज भी भारत बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता अगर वो इंग्लैंड से 1920 में आजाद हो गया होता, असहयोग के आंदोलन में। ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे आगे चल के, इसमें ज्यादा गोता लगाने की अभी जरूरत नहीं है। अभी हम जहां पे हैं वो कहाँ है कि यूरोप का जो गोल्ड है वो भारत आ रहा है, और भारत से पेपर मसाले कहाँ जा रहे हैं? यूरोप जा रहे हैं। कितना सस्ता खेल है। और यहाँ के लोगों को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कहते हैं ना कि वहां के लोग आ गए समुद्र के रास्ते से, कितना एडवेंचर किया। यहाँ के लोग क्यों नहीं गए? क्यों जाते भाई? ऐसा क्या मुंह लाने के लिए जाते? पुर्तगालियों ने हमको क्या दिया? तंबाकू, कैंसर, ये लाने जाते। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे सफिशियंट था, सेल्फ सफिशियंट लोग थे यहाँ पे। तो अब आगे देखते हैं। हेरोडोटस, ये नाम थोड़ा सा याद रखने के लिए इसलिए है क्योंकि इसे कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। मतलब ये वो व्यक्ति था जिस कहा जाता है कि जिसने इतिहास को बहुत, मतलब तरीके से लिखा, और पहला इतिहासकार था। तो इतिहास का पिता इसे कहा गया कि तरीके से इतिहास लिखने वाला पहला व्यक्ति यही था, जो लगभग 5th सेंचुरी के आसपास में, 5th सेंचुरी बीसी के आसपास में, वो भारत तो नहीं आया लेकिन भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। और मेगास्थनीज को तो आप जानते ही हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था 3rd बीसी के आसपास। समझ रहे हैं? ये सब हैं जो उससे पहले आए। प्लिनी की चर्चा मैंने पहले कर दी, अब तो कालानुक्रम से चलेगा। प्लिनी की चर्चा इसलिए कर दी क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत के लिए कुछ स्पेशल लिखा। 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, थोड़ा पानी पीऊंगा। चलिए, तो ये जो मेगास्थनीज था इसने एक किताब लिखी इंडिका। ये चंद्रगुप्त के समय में आया था, ठीक। तो इसने एक किताब लिखी इंडिका, जो जिसकी अब प्रति तो है नहीं इंडिका की, लेकिन इंडिका ही वो पहली किताब थी, लिखित दस्तावेज, जो भारत का वर्णन यूरोपियों के सामने रखा। इसमें भारत का बहुत चढ़ बढ़ के वर्णन था। भारत मतलब एक तरह से सोने की चिड़िया तो छोटा सा शब्द है,
भारत वो पूरे का पूरा सोने का महल है, कुछ इस तरह से इसमें वर्णन था। समझ रहे हैं आप? तो उसके बाद ये डिमाकस था, जिसको भेजा था किसने? सीरियन किंग ऑटोकस वन ने। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। फिर वैसे डायनोसियस था, जिसको इजिप्टियन किंग ने भेजा बिंदुसार के दरबार में। अब इस तरह के प्रश्न आते हैं जब हम आपको मैराथन सीरीज, जब हम इसका एमसीक्यू लेकर आएंगे, जो कि आपको बताया था, तो ये सारे प्रश्न हम आपको विजुलाइज करेंगे कि पूछे गए हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब नाम आपको याद रखना है, डिमाकस, डायोनियोसस। उसके बाद मार्को पोलो, ये आदमी बहुत फेमस रहा। मार्को पोलो बहुत ही फेमस रहा, इसने भारत और चीन दोनों की यात्राएं की। और ये आया था कहां से? इटली से, वेनिस से, जो 1594 ईस्वी में साउथ इंडिया के पांड्य रूलर यानी मदुरई में आया था। और जब ये वापस गया तो इसने भारत की जो चर्चा की, उसने विदेशों का ध्यान बहुत गहराई से भारत की तरफ खींचा, बहुत तेजी से भारत की तरफ खींचा। आगे आते हैं। ये निकोला कोंटी है, जो 1420 में आया था विजयनगर साम्राज्य घूमने के लिए। और ये निकिटीन है, जो एक रशियन व्यापारी था, जो महमनी साम्राज्य में आया था। इसकी भी बहुत अच्छी कहानी है, निकिटीन की कहानी। कभी हिस्ट्री चैनल पे पूरा देख लीजिएगा, या मैं स्पेशल लेके आऊँगा जब यात्रियों के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग कैसे आए और किस तरह से भारत के बारे में क्या क्या वहां जाकर लिखा। बहुत रोचक कहानियां हैं इनकी। अभी तो हम लोग आगे चलते हैं। ये दुरांते बारोबोसा है, जो कि पुर्तगाली यात्री था, और ये विजयनगर साम्राज्य घूमने के लिए आया। ये डोमिनिगो है, जो 1520 में पुर्तगाल से आया था, और कृष्णदेव राय के समय में ये वहां पे घूमा। ये है पेरानाओ नूमिज, जो पुर्तगाल का था, और ये अच्युत देव राय के समय में भारत में आया। ये सब मैं क्यों आपको बता रहा हूं? ताकि आपको ये ध्यान रहे कि भारत में यूरोपियन पहले भी आते रहे हैं। समझ रहे हैं? उसके ये थोड़े से उदाहरण हैं। तो अब इसको कैसे देखना है, ये देखिए। 1498 में आया था कौन? वास्को डी गामा, पहली बार समुद्र के रास्ते से। जब हम पुर्तगाल पढ़ेंगे आगे, जब कॉलोनीज पढ़ेंगे, पुर्तगाल पढ़ेंगे, तो हम इसकी पूरी यात्रा को भी देखेंगे थोड़ा सा कॉन्साइज वे में। तो ये देखिए, ये सब जो लोग हैं, ये इसके बाद आए। जब कालानुक्रम पूछ देगा आपसे, क्रोनोलॉजी, और दे देगा कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो कैसे याद कीजिएगा? तो आपको बस यही तरीका है कि कौन वास्को डी गामा से पहले आया, जो कि हमने इधर देखा, इन सब के नाम देखे, ये सब वास्को डी गामा से पहले आए। समझ रहे हैं? ये सब लोग वास्को डी गामा से पहले आए। ये सारे नाम आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, एक जगह आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? ये सब यूरोपियन का जो आगमन है, और सिर्फ यूरोप के लोग हैं इसमें। मैं चाहता तो इसमें बहुत सारे नाम जोड़ सकता था और भी, लेकिन चूंकि हम यूरोपियन के आगमन पढ़ रहे हैं, तो ये सारे नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सब आए कब? ये सब आए वास्को डी गामा से पहले, और ये आए वास्को डी गामा के बाद। समझ रहे हैं? विलियम हॉकिंस, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ही। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश था, जो किंग जेम्स वन ने इसको भेजा था किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। समझ रहे हैं? ये तो बहुत फेमस है। और ये सर थॉमस रो, ये भी ब्रिटिश किंग जेम्स वन ने ही भेजा था राजदूत बनाकर, किसके? जहांगीर के दरबार में। समझ रहे हैं? उसके बाद पीटर मुंडी, जो कि एक इटली का यात्री था, वो शाहजहां के शासन में आया, शाहजहां के शासनकाल में आया। तो ये सब इंपॉर्टेंट नेम है। उसके बाद तेवेनियर, जिसकी चर्चा मैंने की थी, जिसने कहा था कि भारत यूरोप के सोने का भंडार बनता जा रहा है। ये कौन था? एक फ्रेंच यात्री था। ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है। और ये भी ध्यान रखना है, समझने वाली बात है कि ये भी ध्यान रखना कि कौन ब्रिटिशर्स थे, कौन पुर्तगाली थे, कौन इटली से आए थे, कौन फ्रांस से आए थे। इसको एक जगह नोट डाउन कर लेना है। समझ रहे हैं? जो औरंगजेब के शासनकाल में आया था, कौन? तेवेनियर। फिर ये बेरनियर, ये भी औरंगजेब के शासनकाल में आया था,
और जो साउथ इंडिया घूमा था। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि उपर्युक्त उदाहरण से हम देख सकते हैं कि भारत और यूरोप के बीच में यात्रियों एवं राजदूतों का आवागमन लगातार चलता रहा और ये स्थल मार्ग और जल स्थल मिस्र मार्ग से होता रहा। जल स्थल मिस्र मार्ग का मतलब क्या हुआ? तो थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, ये है यूरोप, समझ रहे हैं? ये है यूरोप, ये क्षेत्र, और ये है भारत। तो कुछ तो ये जो है एशिया माइनर, इसको एशिया माइनर कहते हैं, और यहाँ पे तुर्की है। अभी यहाँ पे युद्ध भी चल रहा है और बहुत प्रॉब्लम है इजराइल वगैरह के क्षेत्र इधर, सीरिया वगैरह के। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति तो नहीं थी, तो सीरिया नहीं था। तो यहाँ से लोग आते थे और ये स्थल मार्ग से आते थे। नहीं तो दूसरा रास्ता ये था कि यहाँ पे, जब आप मैप में जाइएगा, जब हम यहाँ पे मैप दिखा रहे हैं तो आपको भी अपना एटलस खोल लेना चाहिए। और सब्जेक्ट कोई भी हो, एटलस मतलब ज्योग्राफी नहीं होता है, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको एटलस हमेशा अपने बगल में रखना है, चाहे कोई भी एटलस आपके पास हो। तो जैसे हम यहाँ एटलस पढ़ा रहे हैं तो आपको वहां खोल लेना है, हो सकता है तब आपका पूरा नोट्स तैयार होगा। सीरियस एस्पायरेंट्स की बात है। यहां पे देखिए इटली, छोटा सा, समझ रहे हैं? ये इटली की पूछ देखिए, ये इटली समझ लीजिए, हम उसको कलर कर देते हैं। ये है देखिए इटली, समझ रहे हैं? और ये है अपना भारत। तो ज्यादातर उस समय इटली के ही लोग, वेनिस के लोग जो हैं वो मोनोपोली रखते थे। कब? जब तक कि समुद्र मार्ग से खोज नहीं हुई थी। और यहां पे क्या नहीं बना था? सुएज कैनाल नहीं बना था। तो ये पूरा स्थल हो गया, समझ रहे हैं? ये पूरा स्थल हो गया। तो इधर है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, यहां पे है लाल सागर, रेड सी, लेकिन बीच में क्या था? स्थल था। बीच में इसको पार करने का कोई जगह नहीं था। तो अगर यहां से शिप चलता भी तो डायरेक्ट यहां से होके इधर नहीं आ पाता, जो कि अब ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया सुएज नहर बनने के बाद, कर्नल नासिर के योगदान से। तो उस समय ये जो देश था, ये पूरे यूरोप पे, जब स्थल मार्ग से व्यापार होता था सिल्क रोड से, तो ये पूरे यूरोप पे मोनोपोली रखता था। और ऐसा नहीं था कि यहां से व्यापारी यहां आते थे फिर सामान ले जाते थे, ऐसा जरूरी नहीं था। यहां पे जो है अरब, इसके व्यापारी भारत से सामान लेके यहां तक जाते थे, और फिर यहां वेनिस के व्यापारी यहां आते थे, और यहां पे पूरा कारवां, जो मक्का और मदीना की जो बातें होती है, तो ये जो शहर थे ये वही थे, बाजार थे, बहुत फेमस बाजार थे। यहाँ पे भारत और अलग अलग देश, चाइना, भारत, इधर के देशों से जो कच्चा माल जाता था और अन्य सामान जाते थे, वो यहाँ पे स्टोर होता था इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र से जाकर यहाँ पे स्टोर हुआ, कौन ले गए? अरब के व्यापारी, और फिर इधर के भी व्यापारी, खासकर वेनिस के व्यापारी इसको यूरोप ले आते थे और इस तरह से मुनाफा कमाते थे। पूरा का पूरा कारवां चलता था, ऊंट का, घोड़ों का, गधों का, खच्चरों का, पूरा कारवां चलता था। और ये बहुत ही व्यस्त रूट हुआ करता था उस समय, समझ रहे हैं? लूट मार भी होता था, वो हम आगे देखेंगे। तो ये पूरा कारवां, ये पूरा व्यापार का तरीका था उस समय, समझ रहे हैं आप? कुछ व्यापारी डायरेक्ट भी आते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है, सीधा यहां से आते थे। ये हुआ स्थल मार्ग। मिश्रित मार्ग का मतलब यूरोप के व्यापारी भूमध्य सागर से होते हुए यहां आते थे, फिर यहां पे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जो भी इनको मिलता था, वहां से ये फिर रेड सी घुसते थे और रेड सी से ऐसे निकलते थे, या सीधा स्थल मार्ग से यहां आते थे, फिर यहां से यहां आते थे। तो अलग अलग तरीके से, कभी सीधा स्थल से, कभी मिश्रित मार्ग से वो आया करते थे। लेकिन फिर एक ऐसी परिस्थिति बनी जब स्थल मार्ग रुद्ध हो गया और इन्हें समुद्री मार्ग खोजना बहुत जरूरी हो गया। और यूरोप में ऐसा प्रचलन चला कि उस समय के जो वहां के राजा थे, जो उस समय के धनाढ्य वर्ग थे, वो पैसा देना शुरू किए कि तुम स्थल मार्ग की जगह
समुद्र मार्ग का रास्ता खोजो। बात समझ रहे हैं? बहुत सारे नाविक उसके लिए तैयार हुए, उसी में ये कोलंबस था, वास्को डी गामा था, और बहुत सारे नाविक थे। तो वो ऐसे नहीं आते थे, उनको फंडिंग होती थी, उनको बढ़ावा मिलता था, उनको कहा जाता था कि तुम खोजो। समझ रहे हैं? जरूरत थी उन लोगों की इधर आने की। क्यों? भारत की तरफ आने की, चाइना की तरफ जाने की। क्योंकि यहां पे उनको मिलता था मसाले, यहां पे उनको मिलता था दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मलमल, यहां पे उनको मिलता था दुनिया के सबसे श्रेष्ठ कपड़ा। समझ रहे हैं? कहा जाता है कि भारत के कपड़े पर, एक समय जो हम आगे पढ़ेंगे, कि इंग्लैंड में भारत के एक रुमाल पर, अगर आप रुमाल खरीदने जाइए तो उस पर 200% टैक्स होता था। 200 गुना ज्यादा टैक्स। अगर आप 1 रुपए में भारत से रुमाल लेके चलेंगे और वहां पे 5 रुपए में बेचेंगे, तो 5 रुपए में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि 200 गुना तो उसका टैक्स रहेगा। 1 रुपए के रुमाल पर 200 रुपया टैक्स। बात समझ रहे हैं? इतना फेमस था। और उस समय के जो, मैंने एक फ्रेंच साहित्य में पढ़ा था, आपने लुई 14 के बारे में पढ़ा होगा। तो लुई 14 के दरबार में एक मोलियर नाम का बहुत फेमस हास्य व्यंग लिखने वाला और नाटक करने वाला व्यक्ति था। जैसे अकबर के दरबार में बीरबल था, वैसे ही। तो वो मोलियर जो है, उसकी एक किताब में मैंने पढ़ा था, एक एकांकी थी, नाटक था, वहां पे सटायर बोला जाता है। तो उसके सटायर में मैंने पढ़ा था कि वो सटायर वहां के धनाढ़ लोगों पर मारा था, कि वहां के धनाढ़ लोग इंडियन कपड़े पहन के बहुत इतरा के चलते हैं। सोचिए क्या ब्रांडिंग था इंडिया का। अभी हम वहां के सामान के पीछे पूमा, एडिडास, क्याडास, पल, मतलब जो भी उनके नाम हो, उसके पीछे भागते हैं। लुई फिलिप, उनके कपड़े पहन के बहुत वो मतलब अपने आप को फील करते हैं कि हम ब्रांड पहन रहे हैं। लेकिन एक समय भारत के कपड़े पहनकर वो फील करते थे कि हम बहुत अपने आप को नवाब समझते थे। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री, जब मैं बच्चा था तो बहुत फेमस था। कहा जाता था कि हिस्ट्री ज्योमेट्री बड़ी बेवफा, रात को रटो और सुबह को सफा। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय या और भी जो भी शिक्षक थे या जो सिलेबस था, वो सिलेबस हिस्ट्री को रटने की सामग्री बना के रख दिया, समझने की सामग्री नहीं। ठीक है, कुछ चीजें तो हर सब्जेक्ट में रटनी है। क्या साइंस में रटना नहीं पड़ता है? विटामिन ए का नाम वो क्यों है, तो वही वही है। क्यों है? रेटिनोल क्यों है? तो है, आपको रटना ही पड़ेगा सबका साइंटिफिक नेम। तो साइंस में भी थोड़ा थोड़ा तो सब में याद करना है। लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो बाकी फैक्ट्स को बस दोहराने की चीज रह जाती है। समझ रहे हैं आप? तो हम हिस्ट्री वैसे ही पढ़ेंगे कि रात को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक बार आप देखिए वीडियो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर बाकी फैक्ट्स भी तो हम दे ही रहे हैं, फिर आगे एमसीक्यू भी कराएंगे ही, और चीजें आसान होती चली जाएगी। अब देखिए समुद्री मार्ग खोजने का कारण क्या था। आप समझ रहे हैं ना चीजों को अच्छी तरह से, कि वो स्थल मार्ग से आ ही रहे थे, लेकिन वहां पे बेंजेटाइन एम्पायर का फॉल हो गया। ये यूरोप का एम्पायर था। समझ रहे हैं? और ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य राइज किया। कहां? कॉन्स्टेंटाइन ने, जिसको इस्तांबुल कहते हैं, और ये तुर्कों के अधीन में चला गया। समझ रहे हैं? इधर ही था ना वो? नहीं, इधर था। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जो, हाँ, ये जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, क्योंकि ये पुल है, ये जो क्षेत्र है, ये एशिया और यूरोप का पुल है। तो इस पे पहले बेंजेंटाइन साम्राज्य था, यूरोप का साम्राज्य था, लेकिन बाद में इस पे किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। और जब तुर्कों का अधिकार हो गया, तो तुर्क टैक्स लेने लगे बहुत ज्यादा। किससे? यूरोपीय व्यापारियों से। और यूरोपीय व्यापारों का जीना मुश्किल हो गया, व्यापार करना मुश्किल हो गया। और भी घटनाएं हुई।
जो हम आगे देखेंगे। और भी घटनाएं हुई। क्या क्या घटनाएं हुई? 1200 के आसपास किसका उदय हुआ? चंगेज खान का। चंगेज खान दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा है। जितनी हत्याएं इसने की है उतनी हत्याएं किसी भी अटैकर ने, किसी भी राजा ने, किसी भी इन्वेजर ने, किसी ने नहीं की, किसी इन्वेडर ने नहीं की। बहुत ही खतरनाक आदमी। इसने बुरी तरह से रौंद दिया और व्यापारियों को का जीना मुश्किल कर दिया, नाइटमेयर की तरह। फिर 1370 से 1405 तैमूर लंग। कहते हैं कि चंगेज खान क्या था, यहां भान नहीं खान, चंगेज खान क्या था? 1 लाख लोगों को मार देता था एक दिन में। मैंने कहा ना, बहुत खतरनाक आदमी था। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये बन गया युद्ध का अखाड़ा, लुटेरों का अखाड़ा। अब इधर के जो व्यापारी सुरक्षित कैसे जा सकते थे इधर, बताइए? तो इनको तो नया रास्ता खोजना मजबूरी हो गया ना, है कि नहीं? इनके लिए नया रास्ता खोजना मजबूरी हो गया। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो हाँ, तो ये चंगेज खान, तैमूर लंग, इन लोगों ने बुरी तरह से पूरे क्षेत्र को तहस नहस किया। व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और व्यापारी वर्ग जो है वो हमेशा क्या चाहता है? शांति चाहता है। कहीं का भी व्यापारी वर्ग हो, वो उधम नहीं चाहेगा। समझ रहे हैं? तो यूरोप में एशिया से व्यापार वेनिस के व्यापारियों, वेनिस यानी इटली, जो मैंने आपको बताया था, वेनिस के व्यापारियों द्वारा किया जाता था। वे यूरोप के अन्य देशों को इससे दूर रखते थे, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड। ये सब के व्यापारी वेनिस के व्यापारियों पर निर्भर करते थे, इटली के व्यापारियों पर निर्भर करते थे। और इटली के व्यापारी ही अपनी मोनोपोली चलाते थे, अपना वर्चस्व चलाते थे, और इधर के गए हुए माल को वो बहुत ज्यादा मुनाफों में बेचते थे। तो एक कारण ये हो गया समुद्री मार्ग खोजने का। तो पश्चिमी यूरोप के देश 3 चीजें चाहते थे। पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, समझ रहे हैं? इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इधर पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, और भी जो देश थे, वो क्या क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि पहले वेनिस और अरब के व्यापारियों की मोनोपोली खत्म हो। मैंने कहा था, वर्ल्ड के नक्शे में दिखाया कि अरब के व्यापारी और वेनिस और इटली के व्यापारियों के थ्रू ही सारा चीज होता था। दूसरा कि वो तुर्की से दुश्मनी भी मोल लेना नहीं चाहते थे। समझ रहे हैं? और तीसरा कि वो ईस्ट इंडीज के मसालों से सीधा व्यापार चाहते थे। क्या चाहते थे? सीधा व्यापार। और इस तरह से शुरू हुआ समुद्री खोजों का दौर। समुद्री खोजों का दौर शुरू हुआ, और इसे कहते हैं एज ऑफ डिस्कवरी। और बड़े बड़े जहाज और सैकड़ों सैकड़ों लोग समुद्र में उतर गए। और उसके बाद ये पुर्तगाल का राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, उसने अपने नाम में ही नेविगेटर लगा दिया। समझ रहे हैं? नेविगेटर, नाविक, उसने अपने नाम में ही लगा दिया। तो हेनरी द नेविगेटर ने इन लोगों को बढ़ावा दिया कि निकलिए, हम आपको फंडिंग करते हैं। तो एक थे डियोगो काओ, जो कि कार्गो रिवर, काइगो रिवर होगा, काइगो रिवर, काइगो रिवर वेस्ट अफ्रीका की खोज की। उसके बाद थे बार्टोम्यू डियास, जिन्होंने क्या किया? अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचने की पहला पहुंचने वाला व्यक्ति बना, और इंडियन ओशियन की खोज की। अब देखिए नया मार्ग शुरू होगा। ये मार्ग मैंने आपको बताया काम का नहीं रहा। अब क्या होगा? ये है पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये है इंग्लैंड, ये सारे देश हैं, इनको ध्यान में रखिए। अब एक व्यक्ति यहां से यहां आया, वो एक ही बार में तो नहीं हो जाता ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। दूसरा व्यक्ति यहां से यहां पहुंचा, दक्षिणतम बिंदु, और ये है इंडियन ओशियन, ये है अटलांटिक ओशियन, इधर पैसिफिक, इधर भी पैसिफिक। तो इसने पहली बार समुद्र के रास्ते से इंडियन ओशियन में प्रवेश किया, दक्षिणतम बिंदु। समझ रहे हैं? कैप ऑफ होप इसका नाम है।
ये जो है इसको कहते हैं कैप ऑफ होप। उनका उनकी उम्मीदों का वो जगह था, इसलिए उन्होंने ये नाम दिया कैप ऑफ होप। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसके बारे में तो जानते ही होंगे, इटली का प्रसिद्ध खोजी था। मैं इस पे क्यों ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको, इस बार बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ दिया है, आप जाकर देखिए। एक तरफ नाविकों की खोजकर्ताओं का नाम दे दिया, दूसरी तरफ कहां के हैं वो, समझ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा रखना है दिमाग में। क्रिस्टोफर कोलंबस भी उसमें था, उसमें ये अपने वास्को डिगामा तो थे ही, और भी एक दो नाम था। मैं आपको जब क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये एक प्रसिद्ध खोजी था जो 1492 में अमेरिका की खोज की, और उसके बाद इटली के एक खोजी अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया, समझ रहे हैं। खोज इसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, लेकिन इसे पता ही नहीं था ये खोज करने निकला था भारत की। और ये सोचा, देखिए क्या था कि उस समय इस क्षेत्र को कोई नहीं जान रहा है, मान लीजिए नहीं पता है कि यहां पे स्थल है, तो ये व्यक्ति यहां से निकला। क्रिस्टोफर कोलंबस को थोड़ा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो भारत की ही खोज में निकला था और लोग भारत की ही खोज कर रहे थे। तो वो यहां से निकला और सोचा कि वो इस तरह से जाएगा, और धरती तो गोल है, और इधर से अगर आ जाए तो वो भारत पहुंच जाएगा एक बार घूम के, समझ रहे हैं। और वो यहां पे पहुंच गया और उसने कहा वेस्ट इंडीज, इसका नाम रखा गया इंडिया के नाम पे, बात समझ रहे हैं। तो ये चला था भारत की खोज करने के लिए, पहुंच गया यहां, और कहते हैं यहां उसने बहुत उधम मचाया। अब चूंकि यहां पे रहती थी आदिवासी प्रजातियां, और उसने सुन रखा था कि भारत बहुत प्रोस्परस है, उसने पढ़ रखा था, यहां से गए हुए सारे यात्रियों ने जो लिख रखा था भारत के वर्णन में, तो यहां पे उसने लूटने की कोशिश की। कहाँ है धन, कहाँ है तुम्हारा सोना, कहाँ, यहां तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, ये तो आदिम प्रजातियों की तरह रह रहे हैं लोग। तो उसने मारकाट मचाना शुरू किया। उसने कहा शहर कहाँ है, शहर छुपा हुआ है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसको ये भी नहीं पता था कि ये भारत नहीं है। तो सचमुच में क्या हुआ कि अमेरिगो वेस्पुक्की ने अमेरिका की ओरिजिनल खोज की, और उन्होंने ये पहचाना कि ये अमेरिका है, और उन्हीं के नाम पे अमेरिका की। और उसके बाद वास्को डिगामा के बारे में तो हम डिटेल से पढ़ेंगे ही। फिर जुआन सेबेस्टियन एलाकानो, ये पहली बार पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला नाविक बना, नाइक नहीं नाविक बना। और उसके बाद जेम्स कुक बहुत ही फेमस है, जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की 1750 में। और इन खोजों ने व्यापार को बढ़ावा दिया और आसानी प्रदान की। कहां कहां से, जैसे अफ्रीका से सोने ले जाते थे, हाथी के दांत ले जाते थे, गुलाम का व्यापार होता था। एशिया से कपड़ों, मसालों का, कपड़ों का, कपास का, यहाँ के स्किल्ड लेबर जो थे, एशिया में स्किल्ड लेबर थे। तो जहाँ पे भी स्किल्ड लेबर होंगे, यहाँ पे तो मतलब उनसे भी आधुनिक प्रजातियां कह लीजिए तो थी, उनसे भी आधुनिक लोग थे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो उनको हर चीज बना बनाया मिला, समझ रहे हैं। तो भारतीय मलमल और रेशम यूरोप में बहुत ही पसंदीदा सामान बन गए और थे। अब आगे देखते हैं। शुरुआत में एशिया के साथ समुद्री व्यापार में पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। वो हम जब पूरा पुर्तगाल पढ़ेंगे तब देखेंगे। और 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, किताबों में 18वीं शताब्दी पहले पढ़ाया है, लेकिन हम यूरोपियन का आगमन पहले पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 18वीं शताब्दी तो बाद में ही आता है ना, हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में भारत कैसा था, उसका समाज कैसा था। लेकिन अब ये देखिए, ये 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने। और जरा एक और एक घटना को जरा याद कीजिए, 1526, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, पानीपत का प्रथम युद्ध।
पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी में, समझ रहे हैं, ये 1526 में हुआ। और बाबर भारत पे कब्जा 1526 में करता है दिल्ली पे, और उससे पहले ही गोवा पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं और अल्फांसो दी अबुकर को क्या बना देते हैं, वहां का गवर्नर नियुक्त करते हैं। तो ये पूरी तरह से मिडावल कहानी है कि नहीं, बैकग्राउंड में ऐसे चलना चाहिए कि 1498 में अगर आता है, 1498 में अगर वास्को डी गामा आता है, तो वो कब आता है, वो समय किसका रहा होगा, बात समझ रहे हैं, वो दिल्ली सल्तनत था, सैयदों के आसपास का समय रहा होगा, बात समझ रहे हैं। लोदी के शासनकाल में लोदी का शासनकाल बाद में आया और उससे पहले ही गोवा पर, तो ये मिडावल इंडिया में ही, अब चूंकि उस समय गोवा बहुत विकसित जगह नहीं था, थोड़ा सा जगह था और गांव ही था एक तरह से, इन्हीं लोगों ने उसको बहुत विकसित किया, मछुआरों का गांव हुआ करता था, ये अलग बात है। लेकिन यूरोपियन ने पहला अधिकार तो जमा लिया ना भाई साहब, भारत के एक क्षेत्र को जीत तो लिया उस समय, इस चीज को समझिए। और इस तरह से घटनाओं को, जैसे मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ रहे हैं तो आपको यह ना लगे कि ये घटनाएं मॉडर्न इंडिया में हो रही है, नहीं, ये घटनाएं मेडावल इंडिया में हो रही है, उस समय विजयनगर साम्राज्य काम कर रहा है। अब बात समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इंडोनेशिया और डचों के अधीन, इंडोनेशिया किसके अधीन आ गया, इंडोनेशिया आ गया डचों के अधीन, और डच तो आप जान ही रहे हैं, ये नीदरलैंड का ही पार्ट है जिसको डच लैंड कहते हैं, आगे हम डच भी पढ़ेंगे अच्छी तरह से। भारत, श्रीलंका, मलाया अंग्रेजों के अधीन आ गए, और शुरू में सभी ने यहाँ पे फैक्ट्रियां बनाई और आपस में ही इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, किन्होंने, यूरोपियन कंपनी ने। चूंकि आप देख रहे हैं कि पुर्तगालियों का एकाधिकार पहले इटली का एकाधिकार था जब स्थल मार्ग था, जब समुद्र मार्ग हुआ तो क्या किया, पुर्तगालियों ने एकाधिकार शुरू कर दिया। अब जो भी समुद्र के रास्ते से आता था पुर्तगाली उसे मार के खदेड़ देते थे, पुर्तगाली उनसे उनको लूट लेते थे, उनसे बहुत हायर टैक्स लेते थे। तो इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उन फैक्ट्रियों की लड़ाई हुई। यह हुआ पूरा आधुनिक भारत का बैकग्राउंड। अब हम देखेंगे कि कैसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों का किस तरह से झगड़ा हुआ, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, और उसके बाद वो दहेज में दे दिए बम्बई। ये सारी घटनाएं हम आगे देखेंगे। फिर कैसे फ्रेंच आए, फिर फ्रेंच का झगड़ा हुआ अंग्रेजों के साथ, फिर कैसे डचों को यहाँ से, डच तो बहुत पहले ही निकल गए यहाँ से, तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, एक क्रोनोलॉजी। फिर वो जो लड़ाई झगड़े हुए आपस में उसको देखेंगे। फिर वो लड़ाई झगड़े किसके साथ हुए, देसी राजवाड़ों के साथ, फिर उसको देखेंगे। ये सारी चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे, क्या, कि हिस्ट्री जो है वो केवल लड़ाई झगड़े संघर्ष की कहानी नहीं है। हिस्ट्री का असली आधार जो आपने पीछे में अभी जो पढ़ा, ये सारे लोग उधर से आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्यों, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा कि अतीत जो है, अतीत जो हम पढ़ते हैं उसका सीधा कनेक्शन किससे है, अर्थव्यवस्था से है, अर्थव्यवस्था से, समझ रहे हैं। इतिहास की लाठी है, इतिहास की लाठी है अर्थव्यवस्था, इसी लाठी पे ये चलता है। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें तीनों चीजें आती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप देख ही रहे हैं, बिना मैप के आप पढ़ नहीं पाएंगे, और इकोनॉमी। पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इन तीनों चीजों को पढ़ते हैं। हमें दिक्कत तब होती है, जो मैंने बोला कि रात में रटे और दिन में सफा, उसका कारण होता है कि हम सिर्फ पॉलिटी पे ध्यान देते हैं, कौन सा राजा लड़ा, किसकी किससे लड़ाई हुई, कौन जीता, कौन आगे बढ़ा, नहीं, इकोनॉमी के पार्ट को हम छोड़ देते हैं। और असली कहानी यही है, इसी के कारण तो सारा झगड़े हो रहे हैं, इसी कारण तो वो जान हथेली पे रख के समुद्र के रास्ते से आ रहे हैं। समुद्र के रास्ते से उतना बड़ा ट्रेवल करके आना कोई मामूली खेल थोड़े ही है।
कोई पागल थोड़ी है कि आज नाव लेके निकल गए भारत के लिए। कारण बस इकोनॉमी है, प्रॉफिट कमाने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो इतिहास की लाठी है। अब कुछ उदाहरण से देखते हैं कैसे। कोई भी बड़ी मतलब राजवंश आप देख लीजिए, कोई भी बड़ा राजवंश का उदाहरण ले लीजिए, उसके बैकग्राउंड में क्या है यह समझने की कोशिश कीजिए। जरा देखिए, पहला मौर्य देखिए, मौर्य राजवंश है, उसके साथ कौन खड़ा है? कौटिल्य। कौन खड़ा है? कौटिल्य। कौन सी किताब लिख रहा है कौटिल्य? अर्थशास्त्र। कौन सी किताब लिख रहा है? अर्थशास्त्र। इतना बड़ा राजवंश किसके इशारे पे, किसके मार्गदर्शन में खड़ा हो रहा है? अर्थशास्त्री के मार्गदर्शन में। उसके बाद कौन आते हैं? गुप्ता। गुप्त को तो कहा ही गया है गोल्डन एरा, और इसमें जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त तब है, ये एक राजा भी है और एक बेहतर अर्थशास्त्री भी है। समझ रहे हैं? अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से पहचानता है। कैसे? दिनार, शुद्ध सोने का, रिलीज करता है। क्यों? ताकि इकोनॉमी मजबूत हो। हर चीज को समझ रहा है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी देखिए, दिल्ली सल्तनत का सबसे मजबूत राजा। बैकग्राउंड में क्या है? बाजार व्यवस्था, इकोनॉमी समझता है। जिसने भी इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझा वो एक मजबूत शासन देगा। बात समझ रहे हैं? अकबर को देखिए, अकबर की लाठी कौन है? अगर सही में देखा जाए तो अकबर ने ही मुगल शासन को स्थापित किया भारत में, वरना बाबर डमाडोली था, हुमायूं को भगा ही दिया अफगानियों ने। अकबर जब आया युद्ध करके, ठीक है 1556 में उसने जीता पानीपत, लेकिन इसे पता था कि भारत में अगर शासन करना है तो इकोनॉमी मजबूत करनी होगी। और इसने किसको पकड़ा? टोडरमल। अकबर की लाठी है टोडरमल। कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ही है जिसने रियल शासन स्थापित किया अंग्रेजों का। इसके साथ कौन है? जॉन सोर। जॉन सोर। अच्छे से समझिए इन सब चीजों को, कैसे इकोनॉमी की लाठी पकड़ के चलता है पॉलिटी, इकोनॉमी की लाठी पकड़ के चलता है हिस्ट्री। तो जॉन शोर ने दिया अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये टोडरमल तो आप जानते ही हैं, टोडरमल जाब्ती सिस्टम, जाब्ती सिस्टम। आधुनिक भारत में देखिए, इन सब को छोड़िए, आधुनिक भारत में देखिए, आधुनिक भारत में देखिए कौन? पीवी नरसिम्हा राव। जब भारत का सोना जब गिरवी रखा गया, तब इस व्यक्ति ने समझा कि अगर एक मजबूत देश बनाना है तो किसी अर्थशास्त्री की लाठी पकड़नी पड़ेगी। कौन? मनमोहन सिंह। और इन सब चीजों में कौन चूक गया? इन सब चीजों में कौन चूक गया? औरंगजेब। इस तरह के जो शासक हैं, इनके पास कोई अच्छा अर्थशास्त्री नहीं है। एक अच्छे अर्थशास्त्री के कमी के कारण ये बना बनाया साम्राज्य ले डूबा।
जब तक ये रहा तब तो ठीक था। ये हम आगे देखेंगे, 18वीं शताब्दी पढ़ेंगे तो इसका भी बैकग्राउंड एक बार समझ लेंगे। जब तक ये था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ तब खत्म। तो हिस्ट्री को समझदारी से समझेंगे, हिस्ट्री को कहानियों के माध्यम से। फैक्ट फैक्ट तो मैं दे ही रहा हूं, आप देख रहे हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, और फिर अपना जो हमको गुलाम बना लिया उसको। तो आज की कक्षा यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भारत में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट। धन्यवाद।